जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी। हम अभी आज से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके वैसे एस्पिरेंट्स, वैसे कैंडिडेट्स, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो खास करके एनडीए सेकेंड, डेट मीन्स क्या 1 सितंबर को, जैसे आपको पता है कि हमारा डेट बहुत ही पहले से ये डेट अनाउंस्ड हो चुका है और आप सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। तो आज से हम सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए हम एक बिल्कुल लक्ष्य सीरीज एक शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस और इंग्लिश, ये सारे की सारी चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही चीज़ हमारे चैनल पे आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी आपको कंटेंट मिलेंगे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे चीज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके आपके लिए, हमारे स्टूडेंट जो स्पेशली एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 1 सितंबर को एग्ज़ाम डिक्लेयर है, ठीक है। तो वैसे ही आज से हमारी शुरुआत हो चुकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट, हम बिना अपने प्रीसियस टाइम को, विदाउट किलिंग और प्रीसियस मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो आज से ही हम इंग्लिश शुरू करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। सम पीपल आर बिलीविंग दैट वीमेन कैन नॉट compete विद मैन। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि जो महिलाएं होती हैं, जो वीमेन होती हैं, किसी भी कंडीशन पे, कैसे भी तरीके से मैन के साथ उनका कॉम्पिटिशन्स नहीं हो सकता है, वो उसको compete नहीं कर सकती हैं। तो फाइनली अब बात यही है कि सेंटेंस में हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करना है। तो एरर डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो एरर डिटेक्शन के लिए आपको पता ही है कि हमें एक एक पार्टिकुलर हमें देखना होता है कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। जनरली आपके एनडीए के एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, कितने ऑप्शंस मिलेंगे आपको? नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको 4 मिलने वाले हैं और इस 4 ऑप्शंस में से वी हैव टू सेलेक्ट वन एप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस व्हाटएवर you will get in your examinations। तो सबसे पहले जरा आते हैं यहाँ पे सेंटेंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, अब सीधा आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहाँ पे जरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। द स्टेटिव वर्ब्स अग्री, बिलीव, कंसीडर, डाउट, सपोज, गेस, लाइक, फॉरगेट, रिमेंबर, विश, वांट, हेट, लव, बिलीव, ये सब जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये सारे के सारे एक परमानेंट, एक मेंटल सिचुएशन को क्या करता है? इंडिकेट करता है। दैट मीन्स यहां पे जरा आप देखिए, यहां पे हमने लिखा है परमानेंट मेंटल स्टेट को इंडिकेट करता है। परमानेंट मेंटल स्टेट, दैट मीन्स क्या? एक और चीज मैं आपको क्लू देता हूं कि देखिए, इंग्लिश में तो इतने सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, सारे वर्ड्स को तो आप याद नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल होगा कि सारे के सारे वर्ड आप क्या कर सकें, मेमोराइज कर पाए। बट इसके लिए एक सिंपल सा मैं लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि कोई भी ऐसा वर्ड कैसे पहचानेंगे कि स्टेटिव वर्ब है। एक ऐसा पार्टिकुलर वर्ड जहां पे उस वर्ड को सुनने के साथ हमें पता चलता है कि यहां पे कोई फिजिकल एक्शंस नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम गेसिंग, तो गेसिंग, आई एम गेसिंग, ये बोलने में तो सही लग रहा है, बट ये ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था? आई गेस। आई एम सपोजिंग गलत है, क्या होना चाहिए था? आई सपोज। आई एम रिमेंबरिंग गलत है, क्या होना चाहिए था? आई रिमेंबर। आई एम फॉरगेटिंग गलत है, क्या होगा? आई फॉरगेट। समझ में आ रही बात? आई एम वांटिंग गलत है, क्या होगा? वांट होगा। आई एम विशिंग गलत है, क्या होगा? आई विश होगा। तो एज अ मेन वर्ब आपको समझना है, इन पर्टिकुलर वर्ड को सुनने के बाद, जानने के बाद, एज अ मेन वर्ब किसी भी लेवल पे आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अब करना क्या होगा? जब एज अ मेन वर्ब हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शंस क्या बचेगा? तो हमारे पास ऑप्शंस यही बचेगा कि आपको बस ध्यान में रखना है कि इसके साथ सिंपल हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। सवाल ये है कि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो कुछ तो यूज करना पड़ेगा, तो इसको किस टेंस में लेके आएंगे? तो हमें इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर के आना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? एस या ES का यूज कर लेते हैं और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्ट इन केस हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहे, SF बोले तो क्या? सिंगुलर फॉर्म,
तो आपको पता है कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, एस और ईएस लगा लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सपोज प्लूरल फॉर्म में रहा, किस फॉर्म में रहा, पीएफ, पीएफ को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कि अगर प्लूरल फॉर्म में रहा तो जो वर्ब की पॉसिबिलिटीज है हमेशा V1 ही यूज करेंगे, क्योंकि V1 जो होता है हमेशा किसको इंडिकेट करता है, प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे, किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, एस्टेटिव वर्ब के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो ऐसे सारी कंडीशन में कभी भी हम एज अ मेन वर्ब, इसमें आपको एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को माइंड में रखना है कि जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं एज अ मेन वर्ब अगर आप यूज कर रहे हो, तो एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो इसमें कभी भी आपको डोंट ट्राई टू मिक्स आईएनजी फॉर्म, ये हमारा ग्रामेटिकली क्या होगा, रॉन्ग होगा। डेट मीन्स अगर एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो डेट मीन्स मेरे को किस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, I'll have to select options A। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल्स को आप रट्टा मारते हैं और सीधा आप अप्लाई करते हैं, बट ये जो आपका जो एल्गोरिथमिक जो अप्रोच है, जो क्वेश्चंस लगाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ एक सिंटेक्स एरर ही नहीं होता है, लॉजिकल एरर भी होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बार बार अपने स्टूडेंट को एडवाइस देता हूं कि हमें सेंटेंस को पहले लॉजिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जरा देखिए क्या बोला है कि इट इज एडवाइसेबल दैट ईच टाइम, पहला कॉन्सेप्ट यहां पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी सेंटेंस में मैं हैशटैग करके रूल्स को लिखता हूं, आप इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। जब भी सेंटेंस में ना ईच, एवरी, वन, नन, जब भी ये किसी भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, वन, नन का इंडिकेशन होगा ना, इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट दिखेगा, फट से आपके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसके जस्ट बाद जो भी फोर्थ कमिंग सब्जेक्ट होगा, वो सेंटेंस में क्या दिया है नहीं दिया उससे हमें मतलब नहीं है, ये सारे कंडीशन में सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ऐसा बोले तो क्या, सिंगुलर फॉर्म, पीएफ लिखता हूं तो प्लूरल फॉर्म। तो हमें ध्यान में रखना है कि ईच, एवरी, वन, नन, इवन, ईदर, नीदर, इन सबको ग्रामर में ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम ये होता है ना कि सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, एडजेक्टिव में मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको डिटेल्स में, फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि ईच, एवरी, वन, नन, ईदर, नीदर, इन सब के बाद कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिखेगा, सब्जेक्ट सारी कंडीशन में क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। और आपको ये भी पता है कि जब भी सेंटेंस में जनरली हम वर्ब के ऊपर हम बात करते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। तो अगर ये हमारा सिंगुलर फॉर्म, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जरा आते हैं कि यहां पे जरा देखिए बोला है कि ईच टाइम, अगर टाइम्स होता तो ये बी पार्ट हमारा, बी सेक्शन क्या होता, एरर का पार्ट होता, बट यहां पे क्या है, बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि यू एनकाउंटेड सच अ सिचुएशन कीप यू कूल। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सेंटेंस, सबसे पहले जरा देखिए ये स्टेटमेंट कैसा है, ये एडवाइजरी स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, एडवाइजरी है, एक जनरल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात की गई है। और जब भी हम किसी को एडवाइस सजेशन देते हैं ना, तो उसमें हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस एस और एस प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। इसको आप सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इन डेफिनिट बोलिए, बात एक ही है। तो हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें सेंटेंस में यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, यू तो दिया है ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना, और आगे यहां पे जरा देखिए मिस्टेक, यहां पे कितना माइनर मिस्टेक किया गया, एनकाउंटर्ड बोला गया है। एनकाउंटर्ड यहां पे नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, एनकाउंटर्ड सच अ सिचुएशन होगा। सिचुएशन नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल की पॉसिबिलिटीज है ना, तो यहां तक तो इधर सही है, बट हमें गलती कहां पे था, मिस्टेक कहां पे था, एनकाउंटर्ड। तो एनकाउंटर के जगह पे हमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एनकाउंटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सेंटेंस में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा टफ था और क्वेश्चंस ज्यादा टफ था। इसमें एक ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एक सिंपल से रूल्स पे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। इसमें एक और मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बताऊंगा
जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन, नन के जैसे बाद आपको सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद अगर ऑफ का इंडिकेशन कर दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच, इधर, नीदर, वन, नन, एवरी, इन सब के बाद ये रूल्स मैं लिख रहा हूं हैशटैग करके, इन सब के बाद अगर सेंटेंस में ना ऑफ का इंडिकेशन हो, देन इसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद अगर यहां पे ऑफ का यूज कर दिया जाए, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है हमारा, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। देन इसके बाद अब जो सब्जेक्ट है, हमने पहले देखा कि सब्जेक्ट पहले क्या था, सिंगुलर फॉर्म में था, लेकिन अब जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म यानी कि शॉर्ट में मैं इसको क्या लिखूंगा, पीएफ। पीएफ बोले तो क्या, प्लूरल फॉर्म। शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं ताकि आगे डिस्कशन जब हो ही रही है और बार बार जब हम ये वर्ड यूटिलाइज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। सिंपल सा ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी ऑफ, इन सब के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो जो भी लिखा है आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सारे कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या होता है कि वर्ब अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जरा देखिए प्लूरल फॉर्म में तो है, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको क्या लिखा गया है, एनालिसिस कीजिए, आपका भी अपना पर्सनल असेसमेंट होना चाहिए। देखिए क्या लिखा, ही आस्क्ड मी डैट थोड़ा सा कैमरा सीधा कर ले, ओके ठीक है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखा, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखा, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम्स में। अब जरा मुझे बताइए कि ये बहुत, उम्मीद करूंगा कि मुझे बताइएगा फटाफट, बिना सोचे बिना टाइम किल किए आपको बताना है। तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल, बताइएगा फटाफट बिना सोचे बिना टाइम किल किए आपको बताना है। क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जरा मुझे बताइए। वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने मेंशन किया कि जरा मुझे बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर रिटन इन इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने मेंशन किया कि व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, किसी है ना इनडायरेक्ट ऑर्डर में जब भी सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे आपने नरेशन पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म, तो जब भी हम स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि कंजंक्शंस दैट इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कभी भी कंजंक्शन के तौर पे हम डैट का यूज नहीं करेंगे, है ना, खास करके साथ WH फैमिली के साथ, है ना। तो जब भी बात होगी इनडायरेक्ट स्पीच की होगी, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कभी भी हम डैट का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये ग्रामेटिकली क्या होगा, रॉन्ग होगा। समझ में आ रही बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो डैट मीन्स, अब जरा यहाँ पे देखिए कि अगर मैं वेयर का यूज कर रहा हूं और अगर फर्दर अगर मैं यहाँ पे डैट का यूज करूं तो ये क्या है, गलत है, इलॉजिकल स्टेटमेंट होगा। डैट मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन ए पार्ट में ही एरर है, यहाँ पे हम डैट का यूज नहीं करेंगे। एक और भी चीज, सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं,
कि जब भी देखिए डैट का यूज आपको मिलेगा ना, आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि क्या होता है, WH फैमिली, WH फैमिली से जितने भी वर्ड हैं सबके सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव। तो कंजंक्शन के तौर पे जब भी आप WH फैमिली का यूज कर लें और सेंटेंस जब भी हमारा इनडायरेक्ट हो, इसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि डैट की रिक्वायरमेंट कभी भी सेंटेंस में नहीं पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है, मिलता है, तो डैट इज द पार्ट ऑफ आवर एरर। क्लियर है क्वेश्चंस? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आप खुद एस्टिमेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए क्या लिखा है। This institution had founded by some noble souls for the welfare of the poor and disabled people। तो अब जरा मुझे बताइए देख करके फटाफट एस्टिमेशन करके कि सेंटेंस में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। फटाफट एस्टिमेशन कीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, जल्दी बताइए हमें। क्वेश्चंस देखिए, देखिए यहां पे सबसे पहला मैं लॉजिक बता रहा हूं ना कि इस सेंटेंस में जरा देखिए हैड के बाद V3 का यूज किया गया है, हैड के बाद V3 का यूज किया गया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि जब भी सेंटेंस में ना सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट जब भी आता है, एक रूल्स में आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा कि कभी अकेले नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा ना तो अपने साथ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन अपने साथ जनरली सिंपल पास्ट को भी लेकर के आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जरा देखिए दो क्लॉज हैं, एक पास्ट परफेक्ट है, क्या है, एक हमारा पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा है ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। तो अब यहां पे जरा हम देखेंगे कि एक हमारा पास्ट परफेक्ट, दूसरा क्या हमारा सिंपल पास्ट। अब दोनों अलग अलग क्लॉज हैं, इनको कई बार हमें कंबाइन करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब कंबाइन करेंगे तो एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, या तो बिफोर नहीं तो आफ्टर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कंप्लीट अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर एक ये भी हो सकता है कि अगर सेंटेंस में सिंपल पास्ट को अगर मैं पहले यूज कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर कई बार मेरा मन किया कि नहीं, मैं पहले सेंटेंस में, अगर कई बार ये भी होता है कि ये जो बिफोर है, जो सेंटेंस में बिफोर सेंटेंस में ना बिफोर और आफ्टर अगर कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में देना है कि अगर सेंटेंस में बिफोर कंजंक्शन का यूज अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, दैट मीन्स एक रूल्स ये देखा, दूसरा तीसरा आप जरा देखिए यहाँ पे कि अगर हम बिफोर का यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट क्लॉज में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर अगर हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, और जो सेकेंड क्लॉज होगा वो किस में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में जाएगा। यानी कि बहुत ही सिंपल, मैं आपको फिर से कंसाइज कर रहा हूं कि जब भी सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के रिगार्डिंग और सिंपल
पास्ट, यानी कि जब भी पास्ट परफेक्ट आता है तो जनरली देखा जाता है कि सिंपल पास्ट को भी अपने साथ पकड़ करके लेकर के आता है। तो जब हमारे पास दो डिफरेंट क्लॉज होंगे तो इनको कंबाइन करने के लिए भी हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक ना एक कंजंक्शन की तो रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर हम बिफोर का यूज करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज होगा वो क्या जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। और अगर हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लॉज किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि सेंटेंस में अगर बिफोर का यूज किया स्टार्टिंग में एज ए कंजंक्शन तो पहला क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, और दूसरा क्लॉज क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर आफ्टर का यूज किया तो पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा क्या, सिंपल पास्ट। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि यहां पे क्या बोला है सेंटेंस में कि दिस institution had founded by some noble souls for the welfare of the poor and disabled people। तो अब यहां पे जरा देखिए, हम सेंटेंस को सीधा लेकर के दिखाया गया कि पास्ट परफेक्ट में, लेकिन क्या इस पार्टिकुलर सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, पास्ट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमें सिंपल लेके जाना था, सिंपल पास्ट में लेके जाना था, और सिंपल पास्ट में लेकर के जाना था तो हमें किसका यूज करना था, पैसिव वर्ब। अब जरा यहां पे देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं सेंटेंस में, एक और चीज देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें पता है कि सेंटेंस में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव फॉर्म में। लेकिन अगर इसका पैसिव फॉर्म में चेंज किया जाए तो पैसिव फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो वर्स का यूज होगा नहीं तो वर का यूज करेंगे। और आपको पता है कि अगर हम सेंटेंस में पैसिव फॉर्म के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हमेशा बात किसकी होगी, V3, और फिर बाई किसको इंडिकेट करता है, डूअर को इंडिकेट करता है। डेट में से कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस क्या, V3 प्लस बाई प्लस क्या, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक्टिव फॉर्म में चाहिए तो ये, और पैसिव फॉर्म में चाहिए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा। तो अब जरा यहाँ पे देखिए कि मैंने पैसिव फॉर्म में क्या यूज किया, वॉज या वर का यूज किया। हमें पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो जरा देखिए क्या बोला है कि हियर पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट शुड बी यूज्ड, हेंस द इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड। फाउंडेड मतलब क्या, V3। डेट मीन्स जरा देखिए तो वॉज के बाद मैंने बोला था कि V3 का यूज करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे ए सेक्शन में हमारी गड़बड़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल डेविएट होने की, कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।